तो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में चैप्टर 1 जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और लागू हुआ, क्या कमेटीज़ बनाई गई थ्रू आउट द प्रोसेस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें देश के फंडामेंटल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल कोड, क्या ड्यूटीज़ और पावर्स रहेंगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, क्या हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सब बताता है। हमारे देश के संविधान को वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी जो खासियत कही जा सकती है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा देश जिस चीज़ पर वर्क करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया, ना कि पार्लियामेंट के द्वारा। बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसका आइडिया सबसे पहले दिया गया साल 1934 में एम.एन. रॉय जी के द्वारा, जिन्हें इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद साल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करता है अपने लखनऊ सेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसके बाद 16 मई 1946 में आए कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की बात होती है। फाइनली दिसंबर 1946 को इसकी फॉर्मेशन भी हो जाती है। बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन की, तो ओरिजिनली इसमें 389 यानी 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 292 थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स और 93 प्रिंसली स्टेट्स द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, और साथ ही 4 कमिश्नर प्रोविंसेस जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक एक मेंबर्स शामिल थे। हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में सीट्स के एलोकेशन का काम पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ, जो था लगभग हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। साथ ही में हर एक प्रोविंस में सीट्स को 3 मेन कम्युनिटीज़ जनरल, मुस्लिम और सिखों में पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इनडायरेक्टेड इलेक्टेड मेंबर्स थे। अब अगर हम असेंबली की फंक्शनिंग की बात करें, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुई। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को असेंबली की पहली मीटिंग होती है, जिसमें एक फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है असेंबली का, और साथ ही बी.एन. राव को असेंबली का एडवाइज़र बनाया गया। 2 दिन बाद ठीक 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हिस्टोरिक और फेमस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को असेंबली में पेश किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को असेंबली के द्वारा इसे अडॉप्ट किया जाता है। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स डिसाइड करते हैं, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज के दिन हमारे संविधान का प्रियम्बल कहलाता है। आइए अब जानते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने असेंबली की स्थिति में क्या चेंजेस लाए। सबसे पहले तो असेंबली को एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। सॉवरेन का मतलब होता है फुल अथॉरिटी होना। अब असेंबली अपने हिसाब से जो उन्हें बेहतर लगे देश के लिए ब्रिटिशर्स के लॉ को अल्टर करके या ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर सकती थी। साथ ही असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया गया। अब असेंबली के पास 2 अलग अलग फंक्शंस थे, एक तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना और दूसरा कंट्री के लिए ऑर्डिनरी लॉज को लागू करना। इस तरह हम कह सकते हैं कि असेंबली फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट बनी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक डोमिनियन लेजिस्लेचर बनी, क्योंकि संविधान लागू होने तक इंडिया एज अ डोमिनियन स्टेट रहा ब्रिटिशर्स के। एक डोमिनियन का मतलब होता है कि इंडिया इंटरनल मैटर्स जैसे इलेक्शन, इंटरनल पॉलिटिक्स, पॉलिसीज़ खुद से इंडिपेंडेंटली बना सकती थी, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसी चीज़ें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। तो इस तरह जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी तो प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन जब असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो उस टाइम प्रेसिडेंट होते थे जी.वी. मावलंकर जी। पार्टीशन के लिए माउंटबेटन प्लान को 3 जून 1947 को ऑलरेडी एक्सेप्ट किया जा चुका था। इसके चलते मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स पाकिस्तान इंक्लूडेड एरिया में थे, उन्होंने अपने आप को असेंबली से बाहर कर दिया। नतीजा होता है टोटल स्ट्रेंथ जो पहले 389 थी वो घटकर 299 रह जाती है। इसमें इंडियन प्रोविंसेस की सीट्स 296 से घटकर 229 रह जाती है, और प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स 93 से घटकर 70 रह जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के साथ और ऑर्डिनरी लॉज के साथ साथ असेंबली ने कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म किए। मई 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशंस में अपनी औपचारिक संपुष्टि की। 22 जुलाई 1947 को हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे को अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को अडॉप्ट करने के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया। अब बात करते हैं कमेटीज़ के बारे में। कौन कौन सी कमेटीज़ अपॉइंट की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा।
इनमें से 8 मेजर कमिटीज़ थी जो इम्पोर्टेंट भी है और बाकी कुछ माइनर कमिटीज़ भी थी। आइए जानते हैं 8 मेजर कमिटीज़ के बारे में। पहली 2 कमिटीज़ थी यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके साथ स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट मेजर कमेटी थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद नेक्स्ट मेजर कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन सरदार पटेल थे। सरदार पटेल इसके साथ एक और मेजर कमेटी के चेयरमैन थे जो थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। इस कमेटी की 2 सब कमेटीज़ थी, एक फंडामेंटल राइट्स पे जिसके चेयरमैन JB कृपलानी थे और दूसरी माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी थी जिसके चेयरमैन HC मुखर्जी थे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मेजर कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मेजर रोल था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। इसकी फॉर्मेशन 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। उनके अलावा इसमें 6 और मेंबर्स थे जो थे N गोपालस्वामी अय्यंगर, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट थे, KM मुंशी ये भी एक ज्यूरिस्ट थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव जो PL मित्रा की जगह पे थे जिन्होंने अपनी बीमारी की वजह से रिज़ाइन कर दिया था। इसके साथ आखिरी मेंबर थे DP खेतान जी, जिन्हें रिप्लेस करते हैं T कृष्णमाचारी खेतान जी की डेथ के बाद 1948 में। इसी के साथ कुछ एक माइनर कमेटीज़ थी जिनमें से कुछ थी हाउस कमेटी, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, एडहॉक कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट पर। साथ ही में बहुत सी और भी कमेटीज़ थी जैसे हिंदी ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन, प्रेस गैलरी कमेटी, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी और भी ऐसी बहुत सारी कमेटीज़ थी जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी